रिमाइंड करा दो, मुझे इतना ज़्यादा याद भी नहीं है आज की क्लास। क्या लास्ट क्लास में हमने सिस्टम सॉफ्टवेयर ख़त्म कर दिया था क्या? प्लीज़ आप लोग एक बार रिमाइंड करा दो, क्या लास्ट क्लास में सिस्टम सॉफ्टवेयर ख़त्म कर दिया था? सॉफ्टवेयर को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। ओह जस्ट अ सेकेंड, सॉफ्टवेयर नहीं, आई गेस लास्ट क्लास में हम मेमोरी डिस्कस कर रहे थे, राइट? सॉफ्टवेयर नहीं, लास्ट क्लास में मेमोरी चल रहा था। एक बार प्लीज रिकॉल करा दो कि आज मुझे याद नहीं है। प्राइमरी मेमोरी हुई थी, बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मेमोरी की बात की थी लास्ट क्लास में हमने। तो मेमोरी को मैंने 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड किया था। एक था कैश, दूसरा था आपका प्राइमरी मेमोरी, और तीसरा है आपका सेकेंडरी स्टोरेज। मेमोरी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, कैश, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। अब अगर कैश की बात करें तो आई गेस कैश मैंने कल आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। एग्जाम्पल दिया था कि ये आपका सीपीयू है, ठीक है, और ये है आपकी सेकेंडरी स्टोरेज। अगर सीपीयू सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा उठाएगा तो सेकेंडरी स्टोरेज का स्पीड बहुत स्लो है, सीपीयू का स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है। तो यहाँ से यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा ये बहुत धीरे डेटा सेंड करेगा, फिर इसको प्रोसेस करके वो जल्दी से दे देगा, फिर वो धीरे डेटा सेंड करेगा। तो सीपीयू की जो स्पीड है वो या सीपीयू की जो क्षमता है उसको हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। इसलिए बीच में हम रैम लेकर आए थे, जिसको बोला था रैंडम एक्सेस मेमोरी या मेन मेमोरी। रैम का क्या काम है? अब रैम की स्पीड सेकेंडरी से थोड़ी सी फास्ट है, तो सीपीयू किससे इंटरैक्ट करेगा? रैम से। तो स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड थोड़ी सी फास्ट हो गई, लेकिन रैम भी अभी बड़ी है और अभी भी ये इतनी फास्ट नहीं है। तो इसलिए बीच में एक और मेमोरी लेकर आए जो कि जिसको कहलाई कैश। इसका साइज रैम से छोटा है। मान लीजिए ये 512 GB की है, ये 1 GB की है और ये 100 GB की है। तो सिंपल सी बात है, जो सबसे ज़्यादा बड़ी होगी उसमें सर्च करने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगी। फिर 1 GB में सर्च करने में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसमें भी प्रोसेसिंग थोड़ी सी स्लो है। लेकिन कैश कितनी है? 512 KB। तो 512 KB में सर्च करने में बहुत कम टाइम लगेगा। इन दोनों के एक्सपेक्टेशन से तो बहुत कम लगेगा। इस वजह से ये आपके सीपीयू के सबसे ज़्यादा फास्ट होती है और सबसे फास्ट प्रोसेसिंग होती है। अब एक चीज़ तो ये है। सेकंड चीज मैंने आपको कैश में बताई थी। कैश एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ब्लंडर है। कैश एक वॉलेटाइल मेमोरी है। कैश एक वॉलेटाइल मेमोरी है। वॉलेटाइल मेमोरी क्यों है? क्योंकि कैश में जो डेटा रहता है, जब सीपीयू को जरूरत पड़ती है तब वो डेटा कैश में आता है, और जैसे ही सीपीयू को डेटा की जरूरत खत्म हुई वो डेटा वहां से चला जाता है। तो जैसे ही आप कोई एप्लीकेशन ओपन करते हैं, सीपीयू किससे इंटरैक्ट करता है? कैश से। तो वो कैश में लोड हुई, रैम में लोड हुई, रैम से कैश में लोड हुई और कैश से सीपीयू के पास गई। जैसे ही उस एप्लीकेशन पे काम बंद हुआ, तुरंत वो कैश खाली हुई और आपका एप्लीकेशन बंद हो गया, राइट? तो जो करंट फाइल है वो किस में चल रही है आपकी? कैश में। ये एक वॉलेटाइल है, सबसे तेज है क्योंकि साइज में छोटी है, सबसे तेज और सबसे छोटी मेमोरी इसको आप बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्राइमरी मेमोरी की। तो प्राइमरी मेमोरी को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है आपका रैम और दूसरा है आपका रोम। तो अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। रैम और रोम की बात करेंगे तो रैम के पहले प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। रैम आपका एक वॉलेटाइल मेमोरी है। इसमें भी वो प्रोग्राम्स रहते हैं जो सीपीयू को तुरंत चाहिए, करंट में चाहिए। वो प्रोग्राम्स आपके रैम में रहते हैं, राइट, जिसको हम बोलते हैं अस्थायी
अस्थाई या वॉलेटाइल। नेक्स्ट आपका क्या है, ये इससे धीमी है, कैश से धीमी है, या इसकी स्पीड की अगर बात करें तो कैश से कम है। और अगर साइज में बात करें तो ये कैश से बड़ी होती है, राइट। अब रैम की दूसरे पेज में रैम को लिखते हैं। अब रैम के पार्ट्स की बात करते हैं। रैम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, लेकिन रैम के पार्ट्स की बात करते हैं तो यहाँ पे रैम को आप दो पार्ट्स में मेनली डिवाइड करते हैं। एक है आपका स्टैटिक रैम और दूसरा है आपका डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। मैम वॉलेटाइल मीन्स अस्थाई, हाँ वॉलेटाइल मीन्स अस्थाई, ठीक है। जब नॉन वॉलेटाइल होगा तो उसको हम बोलेंगे स्थाई। नॉन वॉलेटाइल मतलब परमानेंट, ये अब वॉलेटाइल नहीं हो सकती, ये अब इसका डेटा स्वाइप आउट नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ ये मैं बता चुकी थी, बस वो रिपीट करा रही थी। अब चलें, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इसीलिए मैंने इतना फास्ट पढ़ाया। स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम की बात करेंगे। स्टैटिक रैम आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं स्थिर रैम। देखें रैम आपकी कैसी है, अस्थाई या अस्थिर, कुछ भी बोल दीजिए, क्योंकि इसका डेटा जब आपको जरूरत पड़ती है तो रैम में आया और जैसे ही जरूरत खत्म हुई रैम से डेटा चला गया, इसलिए इसको बोला जाता है अस्थाई। अब रैम को दो भागों में बांटा गया है, एक है स्थिर और एक है गतिशील। और ये दोनों भी आपके कैसे हैं, गतिशील रैम। और ये दोनों रैम भी आपके कैसे हैं, ये दोनों रैम भी आपके अस्थाई ही हैं। स्टैटिक और डायनेमिक दोनों ही रैम आपके कैसे हैं, अस्थाई रैम। अब समझो, आपको लग रहा होगा अगर स्थिर रैम है तो वो स्टैटिक हो गई या स्थाई हो गई, नहीं। स्टैटिक रैम भी आपकी जैसे ही पावर बटन ऑफ हुआ स्टैटिक रैम का डेटा भी चला जाता है और डायनेमिक रैम का डेटा भी चला जाता है। पावर ऑफ होने पर रैम में कुछ भी डेटा नहीं रहता है, या फिर आप कह सकते हैं जैसे ही उस डेटा का काम खत्म हुआ रैम से वो डेटा डिलीट हो जाता है, ठीक है। अब देखिए स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम है क्या, ये है आपकी रैम। अब मैंने आपसे बोला रैम में वो फाइल रहती है जो कि सीपीयू को जरूरत है, क्योंकि सीपीयू एग्जीक्यूट करने वाला है, ठीक है। तो आप मुझे बताएं, जब आपका सिस्टम ऑन होता है तो ऑन होने के बाद आपके ऑपरेटिंग सिस्टम की भी फाइल्स तो लोड होती हैं। सीपीयू को आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ फाइल की जरूरत है, जैसे आपका विंडोज का लोगो कहाँ पे रहेगा, जो आइकन आपको दिखते हैं वो कहाँ पे रहेंगे, कर्सर को बनाए रखने के लिए, इन सब के लिए बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं कोई फाइल रन हो रही है, तभी तो आपको वो स्क्रीन एज इट इज बिना फ्लक्चुएट किए दिख रही है। जैसे कोई बल्ब जलता है तो उसके लिए कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी में फ्लक्चुएशन आता है तुरंत बल्ब भी बुझना स्टार्ट हो जाता है, बुझता है फिर जलता है। उसी तरह से जब आपकी आइकन दिख रहा है, आपका कर्सर दिख रहा है, आपका लोगो दिख रहा है, हर चीज आपको स्क्रीन पे दिख रही है, आपने जो बैकग्राउंड लगाया है वो दिख रहा है, तो इन सबको रन करने के लिए भी तो कुछ फाइल्स चल रही हैं। और ये ऐसी फाइल है कि रैम में तब तक रहेंगी जब तक आपका सिस्टम बंद नहीं हो जाता, क्योंकि आपका जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है वो तब तक आपको दिखता रहता है, वो तब तक आपको इन्फॉर्मेशन देता है जब तक आपका सिस्टम ऑन है, राइट। तो यहाँ पे उस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फाइल्स हैं वो भी चल रही हैं बैकग्राउंड में। तो वो किस पार्ट में, क्योंकि उनको बहुत हर बार थोड़ी ना कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल बंद हो रही है फिर स्टार्ट हो रही है, फिर बंद हो रही है, फिर स्टार्ट हो रही है। तो हो सिर्फ ये रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जब एक बार लोड हो गया तो कुछ इम्पोर्टेंट फाइल्स हैं जो कि परमानेंट चल रही हैं जब तक आपका सिस्टम ऑन होगा। तो वो किस पार्ट में रहेंगी, वो रहेंगी स्थिर रैम में।
ये मान लीजिए ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट है और इसको हम बोल देंगे एस रैम या स्थिर रैम, क्योंकि इन फाइल को बार बार आने जाने की जरूरत नहीं है। ये एक बार आ गई है तो ये तब तक रहेंगी जब तक आपका सिस्टम शट डाउन नहीं हो जाता, तो इसलिए इसको बोला जाता है स्थिर रैम। लेकिन शट डाउन होने के बाद क्या आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लोड रहने की जरूरत है? नहीं। जैसे ही आपने शट डाउन किया, अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी बंद हो गया, उसकी फाइल्स भी सारी बंद होगी, तो रैम आपकी क्या हो जाएगी? खाली। तो स्थिर रैम में ऐसी फाइल्स रहती हैं जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल है। और डायनेमिक रैम की अगर बात करें या डी रैम की बात करें, तो ऐसी फाइल्स जो कि आप बार बार ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, ऑडियो हो, वीडियो हो, कोई भी फाइल आप बार बार ओपन करते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर हो, कोई भी ऐप हो, उसको आपने ओपन किया, क्लोज किया, वो प्रोग्राम्स या वो प्रोसेसेस यहाँ पे रहती हैं डायनेमिक रैम में। और डायनेमिक रैम बार बार आपकी क्या होती है? रिफ्रेश क्यों होती है बार बार? इसको आप लिख सकते हैं, बार बार रिफ्रेश होती है, बार बार रिफ्रेश होती है। क्यों बार बार रिफ्रेश होती है? क्योंकि डायनेमिक रैम में वो फाइल्स हैं जो आप यूज कर रहे हैं और आपका कोई भरोसा नहीं, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद फेसबुक यूज करने लगे, तो आप सीपीयू को तो रैम में तो व्हाट्सएप की फाइल्स नहीं, फेसबुक की फाइल्स चाहिए, तो अब उसको रिफ्रेश होना पड़ेगा और रिफ्रेश होने के बाद व्हाट्सएप की फाइल हटा के फेसबुक की फाइल लोड करनी पड़ेगी। फिर आप कोई डॉक्यूमेंट देखने लगे तो फेसबुक हटा के डॉक्यूमेंट, समझ रहे हैं? तो बार बार इसको रिफ्रेश होना पड़ता है। क्लियर है? नाउ अब स्टैटिक रैम की बात करें तो स्टैटिक रैम बार बार रिफ्रेश नहीं होता, बार बार रिफ्रेश नहीं होता। ठीक है, बार बार रिफ्रेश क्यों नहीं होता? क्योंकि जो फाइल्स आपके सिस्टम की हैं, सिस्टम के लिए चल रही हैं, वो फाइल्स आपकी परमानेंट हो गई हैं एक तरह से जब तक आपका सिस्टम चल रहा है। तो जब वो रैम में आ गई तो उनको बंद होने की जरूरत नहीं है जब तक आप अपना सिस्टम शट डाउन नहीं करते। क्लियर? इस वजह से ये क्या है आपका स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, और दोनों ही कैसी है? अस्थायी रैम। स्टैटिक रैम हो चाहे डायनेमिक रैम हो, दोनों ही आपका अस्थायी रैम है। अब समझ में आया कैसे स्टैटिक रैम अस्थिर है? सी रैम अस्थिर है क्योंकि उसमें कोई भी फाइल नहीं टिकती। जैसे ही शट डाउन हुआ सारी फाइल डिलीट हो गई, लेकिन रैम में कुछ फाइल ऐसी है कि जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ तब से लेके तो जब तक सिस्टम बंद नहीं होता तब तक वो फाइल रन होती है, और वो सिस्टम फाइल्स है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स है, और उनकी वजह से हम रैम को कैटेगराइज कर देते हैं दो पार्ट्स में, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। क्लियर है? ये कहानी दिमाग में बैठाओ कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बाद तो आपको आराम से समझ में आ जाएगी। अब एक एक्सेप्शन बता रही हूँ इसमें, इसको बस लिख लो क्योंकि आई गेस 2020 में ये पूछा गया था। एम रैम 2020 में आपसे पूछा गया था एम रैम क्या है? एम रैम इसको हम बोलते हैं मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम, मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम। ठीक है, किधर टेबल? ठीक है, एम रैम क्या है? मैग्नेटो रेजिस्टिव रैम। और एम रैम आपकी पूछी गई थी, एम रैम आपकी अस्थायी है या स्थायी? तो एम रैम आपकी कैसी है? स्थायी, या इसको आप बोल सकते हैं नॉन वॉलेटाइल। ये एक्सेप्शन है। ठीक है, एम रैम ऐसी रैम है जो कि कैसी है आपकी? नॉन वॉलेटाइल रैम, जिसको हम बोलते हैं एम रैम। और एक और नाम लिख लीजिए, SPP रैम। ये भी रैम के ही पार्ट हैं। देखिए कंफ्यूज ना हो, दो रैम मैंने आपको ऐसे बताई, स्टैटिक और डायनेमिक, दोनों ही आपकी वॉलेटाइल है, मतलब अस्थायी है। अब हम बात कर रहे हैं
MRAM और STT रैम, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है ये, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि MRAM आपकी नॉन वॉलेटाइल रैम है और STT रैम भी आपकी कैसी है, नॉन वॉलेटाइल, और इसका फुल फॉर्म है स्पिन ट्रांसफर टॉर्क रैम। ठीक है, बस इन दोनों को याद कर लो कि ये दो अलग से नाम है, ये टाइप ही है रैम के, बट अलग से याद करो कि MRAM और STT रैम कैसे हैं, नॉन वॉलेटाइल, और रैम की क्या प्रॉपर्टी है वो फॉलो करते हैं आपके स्टैटिक रैम और डायनेमिक। स्क्रीनशॉट नहीं अलाउ होगा क्योंकि ये मेरी तरफ से नहीं है, मेरी तरफ से हो तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो, सारे नोट्स, सारी वीडियोस दे दूँ। बिल्कुल स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम दोनों को ही आप घटा बढ़ा सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, स्टैटिक रैम, और देखो ये कोई आप ये नहीं कह सकते कि एक पर्टिकुलर पार्ट है। अब जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का तो फिक्स है ना कि मैक्सिमम इतना स्पेस वो लेगा, लेकिन मान लीजिए कुछ कम स्पेस लिया उसने, सिर्फ इतनी फाइल रन हो रही है, तो ये वाला पार्ट अब कौन यूज करेगा, यूजर या डायनेमिक रैम। तो यहाँ पे कोई फिक्स पार्ट नहीं है कि इतना पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर आधी फाइल्स रन हो रही है तो भी वो पार्ट रहेगा, नहीं, जितना पार्ट चाहिए उतना पार्ट उसने ले लिया और वो वाला पार्ट स्टैटिक रैम में कहलाएगा। ठीक है, वो घट बढ़ दोनों सकता है। कई बार ऐसी आती है जैसे बहुत सारी इंटरप्ट्स आ जाती हैं सिस्टम में, तो उससे क्या होता है कि सिस्टम की फाइल्स और एक्स्ट्रा हो गई तो स्टैटिक रैम बढ़ गई। ये तो घटा बढ़ा सकते हैं इसको। ये दोनों एक्सेप्शन है। नॉन वॉलेटाइल रैम अगर पूछा जाए तो MRAM और STT रैम, अदरवाइज रैम आपकी कैसी है, वॉलेटाइल। नेक्स्ट है आपका रोम की बात करते हैं। यहाँ पे ये आपका रोम है, रोम आपका एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। एग्जैक्टली रोम का काम क्या होता है, रोम की फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए, रोम मीन्स रीड ओनली मेमोरी। दूसरा, रोम एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अब नॉन वॉलेटाइल क्यों है, नॉन वॉलेटाइल का मतलब स्थायी। रोम आपकी स्थायी मेमोरी क्यों है, रीड ओनली मेमोरी आपकी स्थायी क्यों है, क्योंकि इसको सिर्फ स्पिन ट्रांसफर टॉर्क बताया तो नहीं आपने, स्पिन ट्रांसफर टॉर्क रैम। ठीक है, इसका PDF भेज दिया होगा ना 3-4 दिन पहले, इसका PDF आई गेस मिल गया होगा आप लोगों को। अगर नहीं मिला है तो अभी तुरंत भेज दे रहे हैं, और उसमें भी भेज दो, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में भी भेज दो। चले रोम की, हाँ वर्ड्स, रोम की बात कर रहे हैं, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी आपकी कैसी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। जब आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं, अब रोम का क्या काम है, रोम प्राइमरी मेमोरी क्यों कहलाती है, जैसे ही आप अपने सिस्टम को ऑन करते हैं सबसे पहले क्या होता है, जब रोम आपका, जब आप सिस्टम को ऑन करते हैं तो सबसे पहले कौन सी मेमोरी एक्टिव होती है, वो है रोम। और क्यों होती है, ऐसे समझो कि सिस्टम आपने शट डाउन किया, अगली बार जब ऑन करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रखा हुआ है, आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम क्या है, आपका सिस्टम कहाँ से बूट होगा, बूट मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा, ये सारी चीजें कहाँ से पता चलेगी, ये सारी चीजें परमानेंट एक जगह पे लिखी हुई या फिर परमानेंट एक जगह पे रखी हुई है सॉफ्टवेयर के फॉर्म, और वहां से आप उसको उठाते हैं, राइट। तो रोम में एक सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बोलते हैं BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ये आपका रोम का एक सॉफ्टवेयर है।
और इस सॉफ्टवेयर की वजह से बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम को ही हम किस टाइप का सॉफ्टवेयर बोलते हैं? फर्मवेयर। फर्मवेयर मतलब परमानेंट सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर कैसे सॉफ्टवेयर है? परमानेंट सॉफ्टवेयर है। अब आप ऐसे समझो कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपको ये बताता है कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ से लोड होगा, या फिर आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी अटैच हैं, आपकी जो ऑप्टिकल ड्राइव है वो फंक्शन कर रही है या नहीं, आपका टाइम एंड डेट ये सारा करेक्ट है या नहीं, ये सारी डिटेल्स किसमें होती है? आपकी BIOS में। तो रोम का क्या काम है? जब आप सिस्टम को ऑन कर रहे हैं तो कोई तो होना चाहिए ये बताने के लिए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रखा हुआ है। ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रखा रहता है? लोकल डिस्क C में। अगर आप अपना माई कंप्यूटर खोलेंगे तो यहाँ पे आपका आता है लोकल डिस्क C, और आप देखेंगे नया लैपटॉप भी लेंगे तो इतना पार्ट आपका भरा होता है। वो किसका पार्ट है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट वो तो यहाँ पे रखा हुआ है। सिस्टम को जब सिस्टम ऑन हो रहा है तो उसको कैसे पता, कहाँ से पता ये एड्रेस की ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रखा हुआ है? तो वो एड्रेस कहाँ पे स्टोर है? आपका रोम में। जैसे ही सिस्टम ऑन हुआ, सिस्टम के स्टार्टअप रूटीन को कौन संभालता है, कौन देखता है? आपका रोम। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि सिस्टम के स्टार्टअप रूटीन को कौन देखता है, या सिस्टम का स्टार्टअप रूटीन किससे गवर्न होता है? तो वो है आपका रीड ओनली मेमोरी से। जैसे ही आपका रीड ओनली मेमोरी या जैसे ही सिस्टम ऑन होता है सबसे पहले ऑन होती है आपकी रोम में ये एड्रेस होता है कि कहाँ से आपको ऑपरेटिंग सिस्टम लेना है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम आप पेन ड्राइव से भी ले सकते हैं, CD से भी ले सकते हैं और लोकल डिस्क से भी ले सकते हैं। तो ये कहाँ से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होगा ये कौन बताता है? आपको रोम। और इसी वजह से ये क्या है? नॉन वॉलेटाइल। मान लीजिए ये वॉलेटाइल होती कि जैसे ही सिस्टम शटडाउन हुआ सारा का सारा डेटा चला गया। तो जैसे ही सिस्टम शटडाउन हुआ, डेटा चला गया, दूसरी बार ऑन करेंगे तो कहाँ से डेटा आएगा? ये कहाँ से पता चलेगा? ये एड्रेस कहाँ से मिलेगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम रखा कहाँ है? भले ऑपरेटिंग सिस्टम आपका रखा हुआ है बट ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे रखा हुआ है ये तो नहीं पता। इस वजह से रोम आपका कैसी मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल। उसका डेटा परमानेंट रहता है, जो भी उसमें लिख दिया गया है वो परमानेंट है। ऐसा नहीं कि उसको आप डिलीट कर सकते हैं या फिर कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि रास्ता या एड्रेस एक ही है हर बार कि इस रास्ते से जाके लेना है या फिर पेन ड्राइव से लेना है, CD से लेना है, तो क्यों उसको बार बार अपडेट किया जाए? इस वजह से रोम को अपडेशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है और रोम आपकी एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। क्या बताना है? हाँ, बेसिक इनपुट आउटपुट एक सॉफ्टवेयर है। सिस्टम में किसी भी चीज की मैं बात करूंगी वो एक सॉफ्टवेयर ही होगा। ठीक है, तो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। किस टाइप का सॉफ्टवेयर है? फर्मवेयर। इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? फर्मवेयर। ठीक है, इस तरह के सॉफ्टवेयर को हम बोलते हैं फर्मवेयर। क्लियर है? चले, अब हम बात करेंगे रोम के पार्ट। रोम आपकी या रीड ओनली मेमोरी 5 पार्ट्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहली है मास्क रोम। इनका बस आपको नाम याद करना है, इसके अलावा इनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामेबल रोम। थर्ड है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और लास्ट है आपका फ्लैश रोम।
ठीक है, ये 5 पार्ट हैं आपके रोम के और ये आपको याद करना है। क्लियर है? क्लियर है? ये 5 पार्ट हैं आपके किसके? रोम के। और रोम का क्या काम है आपका? जब सिस्टम बूट होता है, सिस्टम के ओपन होने को हम क्या बोलते हैं? जब सिस्टम ऑन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बूट या बूटिंग। सिस्टम के ऑन होने को हम बोलते हैं बूटिंग प्रोसेस। और सिस्टम बूट हो रहा है तो उसके लिए क्या शब्द है? बूट। मतलब ऑन हो रहा है तो उसको लिए बोलते हैं सिस्टम बूट कर रहा है, ठीक है, या बूटिंग प्रोसेस चल रहा है। क्लियर है? और बूटिंग प्रोसेस को कौन गवर्न करता है? स्टार्टअप रूटीन को कौन गवर्न करता है? आपका रीड ओनली ये कुछ चीजें तो आपको रटनी पड़ेंगी, क्योंकि अब इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, ये सब नाम है। जैसे मास्क रोम, जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं आई थी उस टाइम पे जो रोम बनती थी वो मास्क रोम कहलाई। नेक्स्ट है आपका प्रोग्रामेबल रोम। जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई सेकंड थर्ड जनरेशन में, तो यहाँ पे जो रोम बन रही थी वो प्रोग्रामिंग रोम बन रही थी। अब क्या हो रहा है कि मैंने आपसे बताया कि वो रीड ओनली मेमोरी है, लेकिन फिर भी अब आप ऐसे सोचो कि उस पर एक बार लिख दिया गया, दोबारा कुछ लिखा नहीं जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आपका क्या है? बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया कि ऐसा है, एक काम करते हैं, किसी भी विधि से, मान लीजिए जैसे ही रोम का काम खत्म हुआ, कि क्योंकि सिस्टम डे बाय डे अपडेट हो रहे हैं, तो रोम को भी डे बाय डे अपडेट होना है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि रोम का वेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो उससे अच्छा है कि जब भी जरूरत पड़े एक बार दो बार हम रोम को अपडेट कर सके, रोम को इरेज करके उसमें कुछ और लिखा जा सके। तो थर्ड टाइम पे आपका बना इरेजेबल प्रोग्रामेबल। और अभी आपका इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इरेज नहीं किया जाता था, आपका मैग्नेटिक तरीके से या मैकेनिकल तरीके से इरेज किया जाता था रोम। फिर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके भी आप रोम को इरेज कर सकते हैं उसका डेटा, इसलिए बना इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। और फोर्थ है आपका फ्लैश रोम, जो कि सॉलिड स्टेट टेक्नोलॉजी पे चलता है, और आजकल की जो रोम यूज हो रही है वो आपकी फ्लैश रोम ही है। ठीक है? अरे बस आ रही हूँ, सेकेंडरी स्टोरेज में भी आ रही हूँ। आज हम मेमोरी खत्म करेंगे, राइट? नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेकेंडरी स्टोरेज की। सेकेंडरी सेकेंडरी स्टोरेज में कौन कौन सी डिवाइसेस आ जाएंगी? सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? स्टोरेज मतलब भंडारण, सेकेंडरी मतलब द्वितीयक। तो सेकेंडरी स्टोरेज में जब आपको परमानेंट कोई डेटा स्टोर करना है, अपने पास रखना है, वो आप कहाँ रखते हैं? सेकेंडरी स्टोरेज। अब सेकेंडरी स्टोरेज की अगर बात करें तो ये एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, ये सबसे बड़ी है। अगर मैं कैश और रैम की बात करूं तो इन दोनों से बड़ी कौन सी है? आपकी सेकेंडरी स्टोरेज। अब ये मत कहना कि 4 GB की पेन ड्राइव लेकर आए और 4 GB की रैम है, तो आप बोलो कि ये तो बराबर हो गई। नहीं, जब हम सेकेंडरी स्टोरेज को रैम और कैश वाले से कंपेयर करते हैं तो हम हार्ड डिस्क की बात कर रहे हैं, हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं, जो कि आपके इंटरनली ही लगी हुई है आपके सिस्टम में, जो कि 500 GB या 1 TB होती है, राइट? सबसे बड़ी है। और अगर स्पीड की बात करें तो सबसे धीरे है या सबसे स्लो है। कैश और रैम, सबसे का मतलब है कैश और रैम से स्लो है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से एग्जाम्पल या कौन कौन से नाम हम इसमें रख सकते हैं। तो पहला है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव, जिसको हम बोलते हैं HDD। सेकेंड है आपका सॉलिड स्टेट ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव जिसको
जिसको हम बोलते हैं SSD, जो कि आजकल मार्केट में चल रही है। थर्ड है आपका हार्ड डिस्क ड्राइव और सॉलिड स्टेट ड्राइव, दोनों ही मार्केट में थी। हार्ड डिस्क ड्राइव में क्या था, आप पहले के कंप्यूटर देखते होंगे तो थोड़ा सा मोटा भी होता था। सॉरी, कंप्यूटर की बात करें, लैपटॉप की बात करूँ अगर, तो पहले के लैपटॉप थोड़े से मोटे भी होते थे। उसमें ऑप्टिकल ड्राइव भी आपकी रहती थी, जिसमें आप CD या DVD लगा सकते थे। और जब भी डेटा रीड राइट हो या कोई भी आप काम कर रहे होते थे तो उसमें ऐसा लगता था कोई प्लेटर घूम रहा है, और बहुत ज्यादा नॉइज क्रिएट होती थी और बहुत ज्यादा हीट क्रिएट होती थी, राइट। उसमें लगता था पंखा भी चल रहा है अंदर। आजकल के सिस्टम में देखें तो आजकल के सिस्टम आपको बिल्कुल स्लीक मिलेंगे, नॉइज फ्री मिलेंगे और हीटअप भी ज्यादा नहीं होते हैं। तो कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, सॉलिड स्टेट ड्राइव का यूज करते हैं। हाँ, कॉस्टिंग सॉलिड स्टेट ड्राइव की ज्यादा है रेदर देन हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की कॉस्ट कम है और सॉलिड स्टेट की कॉस्ट आपकी क्या है, ज्यादा है। बाकी बेस्ट कौन सा है आपका, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पेन ड्राइव, मेमोरी स्टिक, मेमोरी कार्ड और फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक ड्रम, या मैग्नेटिक डिस्क, ये सब आपके क्या है, CD, DVD, ब्लूरे डिस्क, ये सब आपके क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। ये जो एग्जांपल मैंने आपको बताया, ये सब सारे एग्जांपल्स कैसे हैं, सेकेंडरी स्टोरेज के एग्जांपल है, या आप कह सकते हैं द्वितीयक भंडारण के एग्जांपल है। DVD क्यों नहीं आती, VCR भी आएगा इसमें। कोई भी चीज जिसमें आप डेटा स्टोर करके रख सकते हैं, VCR वर्सेटाइल कैसेट डिस्क, सॉरी रिकॉर्डर, वर्सेटाइल कैसेट रिकॉर्डर भी इसमें आता है, ठीक है। तो कोई भी चीज जिसमें आप मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सब आता है इसमें। SD कार्ड, जिसमें भी आप डेटा स्टोर करते हैं, चाहे वो पेरिफेरल डिवाइस हो चाहे वो इंटरनल डिवाइस हो, वो आपकी कैसी है, सेकेंडरी स्टोरेज। नाउ यहाँ पे से सारी मैंने सेकेंडरी स्टोरेज आपको लिखा दी है। अब एक चीज है, सेकेंडरी स्टोरेज को भी हम 3 टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। अगर हम सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें, सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है आपका मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ऐसे उपकरण जो मैग्नेटिक तकनीक का यूज करते हैं। सेकेंड है आपका ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, और थर्ड है आपका मैग्नेटिक, ऑप्टिकल एंड सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। अब आप मुझे बताओ कि मैग्नेटिक में कौन कौन सी डिवाइसेस आएंगी। तो मैग्नेटिक में आपकी पहले तो आपकी हार्ड डिस्क आ गई, इसको हम बोलते हैं HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरा आपका मैग्नेटिक टेप, VCR, मैग्नेटिक डिस्क, और इसमें क्या आएगा, हार्ड डिस्क हो गई, मैग्नेटिक, फ्लॉपी डिस्क, ये सारी क्या है, मैग्नेटिक ड्रम, ये सारी डिवाइसेस आपकी कैसी हैं, ये सारी डिवाइसेस आपकी मैग्नेटिक डिवाइसेस। अब अगर ऑप्टिकल की बात करें तो ऑप्टिकल में आपका एग्जांपल है CD, DVD,
और ब्लू-रे, CD, DVD और ब्लू-रे डिस्क। अब सॉलिड स्टेट स्टोरेज की बात करें तो सॉलिड स्टेट में आपका आ जाता है SSD, मेमोरी स्टिक या मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, SD कार्ड, कार्ड और मेमोरी स्टिक, ये किसमें आपके आ जाते हैं? सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्लियर है? इस तरह से भी आपसे पूछा जाता है कि ऑप्टिकल स्टोरेज कौन सा है, मैग्नेटिक स्टोरेज कौन सा है और सॉलिड स्टेट स्टोरेज कौन सा है। अब ऑप्टिकल स्टोरेज की बात करते हैं। CD, DVD में भी आपको टाइप मिल जाएंगे। तो CD की अगर मैं बात करूं तो CD-R, CD-RW और CD-ROM, 3 तरह की CD आपको मार्केट में देखने को मिलेगी। CD की अगर क्षमता की बात करूं, यहाँ पे अगर CD की क्षमता की बात करूं तो मैक्सिमम 700 MB आपकी क्या है? CD की क्षमता है। मैक्सिमम की बात करें 700 MB तक इसमें स्टोर किया जा सकता था। CD-R का क्या मतलब है? कॉम्पैक्ट। CD का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क और R का मतलब है रिकॉर्डेबल। ठीक है? CD-R का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। CD-RW का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल और CD-ROM का मतलब है CD रीड ओनली मेमोरी। ये CD के प्रकार है। ठीक है? CD क्या है? एक ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस है और उसके टाइप कौन से हैं? कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अब क्षमता कितनी है इसकी? 700 MB। रिकॉर्डेबल का क्या मतलब है कि आप एक ब्लैंक CD मार्केट से लेकर आए और उसमें आप कुछ रिकॉर्ड कर सकते हैं और जैसे ही आपने रिकॉर्ड किया, अब ऐसा नहीं है कि उसको आप बार बार मिटाएं और बार बार उसमें लिखें। आपने रिकॉर्ड कर दिया और उसके बाद आप दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सेकेंड, CD रीराइटेबल का मतलब है कि आप मार्केट से एक डिस्क लेकर आए, अब उसमें आप लिखें, फिर मिटाएं, फिर लिखें, फिर मिटाएं, फिर लिखें, फिर मिटाएं। जितनी बार भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, जितनी बार भी मिटाना चाहें आप मिटा सकते हैं। मतलब वो रीराइटेबल है, जिसमें बार बार लिखा जा सकता है। राइट? थर्ड है आपका CD रीड ओनली मेमोरी। तो आपने देखी होगी बहुत सारे सॉफ्टवेयर की CDs मिलती हैं, तो इसमें सॉफ्टवेयर होता है, आप लेकर आइए उसको और उसके बाद उस सॉफ्टवेयर को आप इंस्टॉल करिए। उस CD को आप कई बार यूज तो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ रीडिंग के लिए। आप अगर चाहें कि उसका डेटा डिलीट करके आप उसमें कुछ राइट कर दें तो वो नहीं कर सकते, इसीलिए उसका नाम है CD रीड ओनली मेमोरी। CD रिकॉर्डेबल में आप ब्लैंक CD लेकर आए और अपने हिसाब से लिख सकते हैं। ठीक है? और उसके बाद दोबारा नहीं लिख सकते। CD रीराइटेबल में आप बार बार लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल, वो हो गई, वीडियो रुक गया है। अच्छा, पीछे से कंप्लीट नहीं लिखा है? अच्छा ओके, ये लिख लीजिए इसको। हाँ ये मैंने एक तरफ लगा रखी है, एक तरफ पहनी, एक तरह के बाद अपादन गंदा नहीं होना चाहिए। नहीं, चल कितने हो गए? जिस पे गाने चलते थे वो CD आपकी CD रिकॉर्डेबल थी। देखो, CD रीराइटेबल और CD रिकॉर्डेबल दोनों में ही आप गाने डाल सकते हो, मूवी डाल सकते हो। अब
CD रिकॉर्डेबल का मतलब है कि आपके पास लैपटॉप है, आप मार्केट से एक ब्लैंक CD लेकर आए और अपने हिसाब से उसमें आपने गाने डाल दिए। ठीक है? अब जैसे ही आपने उसमें गाने डाले, अब आपका मन है नहीं दूसरे गाने डालते हैं, तो आप नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि उसका नाम है CD रिकॉर्डेबल। आप ब्लैंक CD लेकर आए, आपने उसको रिकॉर्ड किया, खत्म। सेकंड CD ऐसी आती है CD रीराइटेबल। आप मार्केट से एक CD लेकर आए, उस पर आपने गाने डाले, फिर 10 दिन बाद आपको लगा कुछ दूसरे गाने डालने हैं, ये वाले नहीं, तो आप उसको लेके जाएं, दोबारा से उसमें उन वाले गाने को मिटाएं और दूसरे गाने डाल दें। फिर 10 दिन बाद फिर से आप दूसरे गाने डाल सकते। इसको बोलते हैं CD रीराइटेबल। और CD रोम का क्या मतलब है कि मार्केट में ऐसी CD जिस जैसे CD रोम मैक्सिमम यूज की जाती थी प्री इंस्टॉल्ड या कुछ सॉफ्टवेयर्स के लिए, कि जैसे विंडोज की CD है, तो विंडोज की CD आप लेकर आए, आपने विंडोज इंस्टॉल की, आप जितनी बार विंडो इंस्टॉल करनी होगी आप उस CD का इस्तेमाल करें। आप उसको बार बार पढ़ सकते हैं, लेकिन आप चाहें कि नहीं अब इसमें विंडोज नहीं मुझे गाने डालने हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, राइट। तो इसको हम बोलते हैं CD रीड ओनली मेमोरी। क्लियर है? अभी नहीं लिख पाए? नहीं करेगी सुसु कर ले बेटा ले बेटा मारो गुड्डा मारो ले मत कर फेंक दो भाग तुम्हें हट पंचना अरे मेरा बेटा, अरे ये तो कंप्लीट हो जाए तो बता देना। डन? चल वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, टकरा रही है अंदर। नेक्स्ट आपका CD की बात कर रहे थे, इसी तरह से आपका DVD भी है। अब सेकंड है आपका DVD, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो CD भी आपका DVD भी RW, DVD R और DVD रोम प्रॉपर्टी सेम है। ठीक है। अब CD में क्या था, सिर्फ एक लेयर में हम स्टोर करते थे, DVD में 2 लेयर में स्टोर कर रहे हैं, और DVD की क्वालिटी भी आपकी क्या थी, इम्प्रूव हो गई थी। और DVD की अगर क्षमता देखी जाए तो 4.7 GB और तक आप इसकी क्षमता थी। DVD में आप कितना स्टोर कर सकते थे, 4.7 GB। अगर आप बुक में कहीं कहीं देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि 17 GB तक मैक्सिमम स्टोर किया जा सकता था, लेकिन जितनी भी DVDs आप मार्केट में देखेंगे मैक्सिमम आपकी 4.7 GB की ही थी या 4 GB की ही होती थी, राइट। नाम इसकी फुल फॉर्म बता दे रही हूँ, बाकी सारी चीजें सेम है। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क फुल फॉर्म है DVD RW का मतलब है DVD रीराइटेबल, मतलब उसको में आप कई बार लिख सकते हैं। DVD रोम का मतलब है एक बार ही लिखा जा सकता है, बार बार पढ़ा जा सकता है। और DVD R का मतलब है DVD रिकॉर्डेबल, मतलब आप उसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसके बाद उसको डिलीट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क, इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता लगभग 150 GB तक मैक्सिमम जाती है। 25 GB से लेके 150 GB तक इसकी क्षमता है। ठीक है, तो ये हो गए आपके ऑप्टिकल डिवाइसेस या मेमोरी आप कह सकते हैं। मेमोरी में हमने सब स्टार्ट किया था कैश से। कमेंट नहीं कर सकते, हाँ कह सकते हैं आप, ठीक है। अब अच्छा, उसमें आप कमेंट करेंगे भी तो क्या ही होगा, कोई देखता तो है नहीं उसमें, राइट। जो लाइव कमेंट्स है वही इंटरटेन किए जाते हैं। नाउ मेमोरी हमने पढ़ी। मेमोरी में सबसे पहले हमने पढ़ा कैश, कैश के बाद हमने पढ़ा प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में हमने 2 पार्ट पढ़े, एक है रैम, दूसरा रोम, और फिर पढ़ा हमने सेकेंडरी स्टोरेज। कैश आपकी एक वॉलेटाइल मेमोरी है, बार बार बदलती है, उसका डेटा बार बार बदलता रहता है। सबसे फास्ट है क्योंकि सबसे छोटी है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि आकार के आधार में इनको आरोही क्रम में लगाओ और उसके स्पीड के आधार में इनको आरोही, गति के आधार में इनको आरोही क्रम में लगाओ। तो ये इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप बता लोगे कैश सबसे छोटी है क्योंकि इसीलिए सबसे फास्ट है।
रैम की अगर बात करेंगे तो रैम आपकी कैश से कम फास्ट है और कैश से बड़ी है। सेकेंडरी स्टोरेज की बात करेंगे तो रैम से बड़ी है और रैम से धीरे है। रोम की बात करेंगे तो रोम आपके बूटिंग प्रोसेस को गवर्न करती है, बूटिंग प्रोसेस को देखती है या स्टार्टअप रूटीन को देखती है। और सेकेंडरी स्टोरेज भी आपके 3 पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, ऑप्टिकल, मैग्नेटिक एंड सॉलिड स्टेट। रैम भी आपके 2 पार्ट में डिवाइड की गई है, मेनली स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम, दोनों ही आपकी कैसी है, वॉलेटाइल। लेकिन अगर हम और पार्ट्स की बात करें तो एम रैम और एसटीटी रैम भी है जो कि नॉन वॉलेटाइल है। रोम आपका एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है कि वो स्टार्टअप रूटीन को गवर्न कर रहा है, तो बार बार अगर इसको डिलीट कर देंगे तो कैसे पता चलेगा कि किस रास्ते जाना है, राइट। इस वजह से रोम का जो डेटा है वो परमानेंट होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आपका रोम में स्टोर होता है जो कि एक फर्मवेयर है। कैश तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, वॉलेटाइल। जो रैम का काम है ये कुछ ऐसा ही है, मैंने वो एग्जांपल बताया था ना कि मार्केट में भी चीनी रखी हुई है और आपके घर में भी। आपको चाय बनानी है और दुकान बिल्कुल मान लीजिए पास है, और आप क्या करते हैं, चीनी लेने जाते हैं। तो चाय बनाने में अगर 5 मिनट लग रहा है तो चीनी लेने में भी 5 मिनट लग रहा है, और 10 मिनट का पूरा टाइम लेते हैं आप चाय बनाने में। तो अब क्या हुआ, बार बार मार्केट ना जाके आप क्या करते हैं, घर पे मार्केट में क्या है 50 किलो चीनी रखी हुई है, आप वहां से 1 मुट्ठी चीनी लेकर आए और डाल दी, तो 10 मिनट जा रहा है। अब आपने क्या किया, 5 किलो चीनी आप अपने घर पे ही लेके चले आए। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही आपको चाय बनाने की जरूरत पड़ी, आप 5 किलो का डिब्बा उठाते हैं और उसमें से चीनी डालते हैं। बट 5 किलो के डिब्बे को बार बार उठाना और उसको वापस उसकी जगह पे रखना, इसमें भी थोड़ा टाइम लगता है। तो जो चाय 10 मिनट में बन रही थी अब भले 7 मिनट में बन रही है, लेकिन फिर भी 2 मिनट एक्स्ट्रा लग रहे हैं, है ना। चाय 5 मिनट में बननी चाहिए थी लेकिन 7 मिनट लग रहे हैं। तो अब क्या हुआ, आपने एक कंटेनर ले लिया छोटा सा आधा किलो का, अब उस आधे किलो के कंटेनर में आपने चीनी रख दी। अब हुआ ये कि 5 किलो का डिब्बा नहीं उठाना, आपको सिर्फ आधे किलो का कंटेनर जहाँ पे चाय बन रही है वहीं पे रखा हुआ है, जब आपको जरूरत है आपने तुरंत उठाया और डाल दिया। तो ये ज्यादा आसान हो गया। तो कैश आपका वो आधा किलो का डिब्बा है, 5 किलो वाला डिब्बा आपका रैम है, और मार्केट में जो 50 किलो चीनी रखी है वो आपकी क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज। क्लियर है। रैम वॉलेटाइल है, रोम नॉन वॉलेटाइल है। बिल्कुल। सीडी आपकी 2000 में आई थी आई गेस, हाँ 1999 या 2000 में आपकी सीडी आई थी, ठीक है। चलिए, उसके पहले आपकी कैसेट्स चलती थी, जो मैग्नेटिक टेप जिसको हम बोलते हैं। मैग्नेटिक टेप में हम चीजें रिकॉर्ड करते थे और उसके बाद उसको सारे गाने या कोई भी नॉवेल वोवेल सब उसी में आती थी, मैग्नेटिक टेप। क्लियर है। चले, आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे गाइस। ले सुना रहा है, बंद करो, बंद करो, चलो ले बंद कर, बीच में दबा दो, बीच में।